बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। सहाफ़ी के पास ख़बर जो होती है ना, वो बड़े मुस्तनद ज़राए से होती है। सहाफ़ी को ख़बर मिलती है बड़े मुस्तनद ज़राए से मिलती है, और सहाफ़ी की ख़बर दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सनसनी भी हो सकती है। लेकिन वो सहाफ़ी जिनके बारे में मैं ये जानता हूँ कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ रिपोर्टिंग की और उनको अंदर की खबर मिली, और वो अंदर की खबर जहां से मिली उनको उनके सहाफ़ती ज़राए से मिली, वो खबर 100% दुरुस्त साबित हुई। वो जिस सहाफ़ी ने वो खबर ब्रेक की उस सहाफ़ी की वो खबर दुरुस्त साबित हुई। बहुत से सहाफ़ियों का ये कहना था कि जी जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें वो शख्सियात जो इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थी, उनका एहतसाब होगा और 1 से 2 माह तक आप देखेंगे कि बहुत अहम फैसले होंगे। इसी तरह कुछ सहाफ़ियों का ये कहना था कि कभी ना कभी वो लोग पकड़ में आएंगे, वो जद में आएंगे और उनके नाम, उनके जो है वो नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हाई लेवल के ऊपर कार्रवाई होगी। कुछ का ये कहना था कि जी GHQ में जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह फैसला किया गया कि इन लोगों के खिलाफ इस सतह के ऊपर, आला सतह के ऊपर तहकीकात होंगी और उसके ऊपर जो इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को जल्द, उसकी सिफारिशात को कंप्लीट करने के बाद वो रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। इस किस्म की खबरें आ रही थी। अब चूंकि खबर ये मिली है कि एक साबिक DG ISI रहने वाले जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनका नाम उनके नाम से हर पाकिस्तान का जो है वो फर्द वाकिफ है, बच्चा बच्चा वाकिफ है, उनके खिलाफ जी कार्रवाई का फैसला किया गया। और ये इदारे का एक फैसला है। इदारे के अंदर एक अहम शख्सियत जो है उनका एक सहाफ़ी से रब्ता होगा, तो वो जो सहाफ़ी हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा और वो जो शख्सियत उनका भी नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने ये बताया कि इस वक्त इदारे के अंदर ये फैसला हो चुका है कि जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद, ये 2 शख्सियात जो हैं ये शिकंजे में आएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरानिया जो है उसकी सहूलतकारी जहाँ से होती रही, जिसने की और जिसने कौम को ये दिन दिखाए उसको अब नहीं छोड़ा जाना। ये फैसला हो चुका है, फैसला हो चुकी है कि जनरल बाजवा, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबिक DG ISI, साबिक डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जनरल फैज़ हमीद, दोनों जो हैं वो शिकंजे में आ चुके हैं और दोनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो चुका है। अब ये जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये वैसे तो बहुत अपराइट शख्सियत हैं, और मैंने आपको बताया ना कि जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे मुतल्लिक जो मेरे व्लॉग्स हैं वो इस रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि सर इससे मुतल्लिक जितने भी मेरे व्लॉग्स हैं उसमें तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी जर्नलिस्टिक टर्म्स को, अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामने रखते हुए आप तक हक़ाइक़ रख सकूं और आपके सामने एक एक खबर रखूं। और अगली खबर जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि एक आला सतह की तहकीकात होने जा रही हैं और बहुत हाई लेवल के ऊपर होने जा रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो हाई लेवल के ऊपर तहकीकात होनी है उसमें बड़े बड़े लोग जद में आएंगे, और एक ऐसा स्कैंडल जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, आप ये कहें कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर तहलका मचाएगा, वो है जी रूडा का स्कैंडल, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैंडल, जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत में कुछ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगे और इमरान खान साहब उसमें खुद भी इन्वॉल्व थे, और उसमें कुछ सीनियर रैंक के ऑफिसर्स के नाम आए जो फौज से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें एक इल्ज़ाम तो ये है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके एक रिश्तेदार थे मिट्ठू, उनका नाम था, और वो पता लगा वो दिहाड़ीबाज थे, और वो जिस तरह से दिहाड़ियाँ लगाते रहे। उसके बाद जनरल फैज़ हमीद, उनका एक अपना नेटवर्क था, वो उनका नेटवर्क बहुत मुतहरिक था, और रूडा के अंदर जो उन्होंने करप्शन की, अरबों खरबों रुपए की करप्शन की, और उसके बाद एक इंक्वायरी खुलने लगी है जी चकवाल वाले फार्म हाउस की, चकवाल वाले फार्म हाउस की। और चकवाल वाला जो फार्म हाउस है वो किसका फार्म हाउस है? वो फार्म हाउस है जनरल फैज़ हमीद साहब का। वो जो जनरल फैज़ हमीद का फार्म हाउस है चकवाल के अंदर, उस हवाले से एक इंक्वायरी खुलने लगी है। फिर ये जो 2011 में बहुत शिद्दत के साथ, बहुत तेजी के साथ एक जमात बनाई गई, और उस जमात में पाकिस्तान के तमाम मुस्तरदशुदा लोटों को कचरे के तौर पर, सियासी कचरे के तौर पर शामिल किया गया। वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
उसको बनाने में किसका किरदार था? जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा, जो जरदारी के दौर में साबिक DGISI रहे, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस रहे, और उसके बाद साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी उनका नाम था। और उसके बाद एक आप सबको याद होगा कि 2013 में नून लीग जब बरसर इक़्तिदार आई तो नून लीग की 2013 में हुकूमत बनने के बाद 2014 में इमरान खान ने धांधली का रंडी रोना रोया और वो सड़कों पर आए, 120 दिन का धरना दिया। ये भी पता चला कि उस वक्त के जो DGISI थे, डायरेक्टर जनरल थे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के, जनरल जहीरुल इस्लाम, उन्होंने धरने कराए। वो इसलिए कि वो नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे, वो नवाज शरीफ की हुकूमत को फर्क करना चाहते थे। और एक मुलाकात में वो नवाज शरीफ साहब को धमकी दे चुके थे बतौर वज़ीर आज़म के, भाई अगर इमरान खान की नाम मनी थे तेरी वजारत उज़्मा गई। तो नवाज शरीफ डट गए थे। 2014 के धरनों के दौरान ये खबर थी, एक बहुत बड़ी खबर थी। तो इसी तरह जी अब जो जहीरुल इस्लाम साहब हैं, जो साबिक DGISI रहे नवाज शरीफ की हुकूमत में, और साबिक DGISI रहने वाले शुजा पाशा जो जरदारी की हुकूमत में DGISI थे, ये दोनों शख्सियात डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थी। इमरान खान साहब को लाने में इनका बड़ा किरदार था, इमरान खान की हुकूमत साजी में इनका बड़ा किरदार रहा। और आपको याद है ना, जो पिछले साल जो इलेक्शंस हुए थे, जब पंजाब असम्बली के 20 मुनहरिफ अरकान को डीसीट किया गया था, तो उसमें एक उम्मीदवार थे, उनका मुझे नाम यार भूल गया है मैं, उनका राजा सगीर जो PTI के मुनहरिफ रुकन थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ वोट दिया था, उस्मान बुज़दार के। तो उन्होंने हमजा को वोट दिया था। उनकी भी नशस्त पर जब इलेक्शन हो रहा था तो रावलपिंडी के अंदर जनरल जहीरुल इस्लाम, उस वक्त PTI के जो कैंडिडेट थे कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान, उनकी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। तो उसमें जिस सहाफ़ी ने पूछा कि जी आप सियासत में आ गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, नो कमेंट्स, कोई गल नहीं करनी, मैं इनू गल समझदा ही नहीं। तो वो सर इशारतन जो बात होती है उसमें समझ आ जाती है। तो फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े संगीन हैं, और जिस तरह से वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते रहे, जिस तरह से उन्होंने इदारे को पोलिटिसाइज़ किया, वो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों में शामिल थे, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान की सहूलतकारी में अकेले मुलव्वस नहीं थे, उनका एक पूरा नेटवर्क था। ये जो बातें की हैं ना इन्होंने, DGISPR ने, फिर दोहरा देता हूँ, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होंगी, कुछ लोग सुन लेंगे। 3 मेजर जनरल, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सर इसका मतलब ये है कि इस्तीफ़ा जिन्होंने दिता सी ना, वो फैज़ हमीद, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया जब वो कोर कमांडर भावलपुर के तौर पर काम कर रहे थे, और एक आर्मी चीफ की लिस्ट आई, पता लगा कि फैज़ हमीद को डिलैंड, फैज़ हमीद फारिग। तो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ किसने बनने देना था? PDM का इकट्ठ, PDM का जो मिल बैठकर मुतहरिक होना था, वो इसी बुनियाद पर था कि ये जो फैज़ हमीद है किसी तरह इसको नुकरे लगाना है, क्योंकि उनको पता था कि अगले 20-30 साल मंसूबे का मास्टरमाइंड फैज़ हमीद है, और उसको लाना, उसको इक़्तिदार पर बिठाना इमरान खान इसलिए मंजिल मकसूद समझता है क्योंकि इमरान खान तो कठपुतली होगा, इक़्तिदार तो असल उनके हाथ में होगा ना। तो सर 5वें 6ठे रैंक के बंदे को दोबारा से आर्मी चीफ लगाने का कितना बड़ा खमियाजा इस कौम ने भुगतना था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो फैज़ हमीद साहब जो है जी, उनकी छुट्टी अच्छे वक्त पर हो गई, और बाजवा साहब जो है 29 नवंबर 2022 के बाद शुक्र है यार गए। लोगों ने हाथ जोड़े, नवाफल पढ़े, शुक्राने दे नवाफल पढ़े मसीते जाके, यार शुक्र है यार बाजवा साहब को लो जान छुट्टी। बाजवा साहब ने तो इस कौम के साथ बड़े जराइम किए, और उनके जराइम ही बड़े संगीन हैं। और सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो 2018 में इमरान खान को कठपुतली के तौर पर इस मुल्क पर मुसल्लत करके गए, और इमरान खान को मुसल्लत करने की सूरत में जो इस मुल्क पर अजाब नाजल हुआ वो आपके सामने है सर। महंगाई की सूरत में, मुल्क डिफॉल्ट करने की सूरत में, मईशत डूबने की सूरत में, मईशत का गला जो है वो दबाने की सूरत में, पाकिस्तान का सत्यानाश होने की सूरत में। तो सर सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है, इसको अगर आप समझें, इसको अगर आप उन आसान अल्फाज में देखें, तो इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि कोई हाजिर सर्विस है या कोई रिटायर्ड है, चटना असी किसी नूं नहीं,
9 मई के वाक़यात में वो तमाम किरदार एक्सपोज हो रहे हैं जो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार थे, जो अब भी थे और जो साबका थे वो भी, मतलब हाजिर सर्विस भी और रिटायर्ड भी। तो सर उनके राब्ते, उनके जहाँ जहाँ से उनके राब्ते थे, जहाँ जहाँ से वो कॉन्टेक्ट्स कर रहे थे, जिस जिस फ़ोन से, जिस जिस एप्लीकेशन से उनका राब्ता था, जिस व्हाट्सएप से वो व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे थे, दूसरे को मैसेज डिलीवर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें फ़ोन का रिकॉर्ड उनके हाथ में है और उन्होंने अगलों ने छोड़ना कोई नहीं है। वो आईबी बैठा है, आईएसआई बैठा है, फौज बैठी है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होनी है, तमाम चीज़ें इसमें एक्सप्लेन होंगी, डिटेल के साथ एक्सप्लेन होंगी और पता चलेगा कि ये लोग किस किस के साथ राब्ते कर रहे थे। इसी तरह सर इमरान खान साहब जो है ना, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद दोनों शिकंजे में आएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा। और भी मैंने आपको 2 महीने का टाइम पीरियड बताया कि 2 महीने बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। हो सकता है, एक्सपेक्टेड, माइट भी एक्सपेक्टेड कि 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, इसके अंदर अंदर ये फैसला हो जाना। और फिर आप देखिएगा कि फिर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जहाँ पर स्टैंड करती है, इमरान खान साहब वहाँ से हिल के दिखाएं। अब इमरान खान साहब ये कहें सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर लोगों को खताब के दौरान ये बातें करें कि जी मेरी पॉपुलैरिटी बड़ी थी, मेरा ये था, ये सारी पॉपुलैरिटी सर ये ज़मीन बॉस हो चुकी है। ये चूरन बिकने वाला नहीं है, नकली चूरन के मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, ये सबको पता था। बाजवा साहब के होते हुए आपने जो इलेक्शंस लड़े उसके नताइज सबको पता है। और ये पीडीएम की बात किसी हद तक, मेरी एक वजीर साहब से बात हुई तो मैंने उनको कहा कि जी आपने भी ये रंडी रोना रोया हुआ था कि हमें हुकूमत मिली 29 नवंबर 2022 के बाद और असल हुकूमत हमें तब मिली। तो उन्होंने कहा भाई हमें हुकूमत ही तब मिली थी, हमें तो हुकूमत ही तब मिली थी क्योंकि सानू तो डर लगा सी कि बंदा एक और एक्सटेंशन न ले ले, क्योंकि सानू तो डर सी कि अब बंदे ने अगर एक और एक्सटेंशन मांग ली तो असी फारक, क्योंकि सर उनको हुकूमत को अपनी पड़ी हुई थी। नवाज शरीफ साहब तो इस बात पर स्टैंड कर चुके थे, वो तो एक जो है वो एक लिहाज से वो इस बात पर अपना मौका वाज़े कर चुके थे कि मैं बाजवा को एक्सटेंशन देने की हमायत में नहीं हूँ। नून लीग में कुछ लोग ऐसे थे जो थे, पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ लोग थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जगह किसी और को आर्मी चीफ लगवाना चाहते थे। मैं खैर नाम नहीं लूँगा उनका, और वो कौन सी शख्सियत थी जिसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सर अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनका बयानिया तो ज़मीन बॉस हो चुका है। बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब की कार्रवाइयाँ वहाँ से शुरू होनी है जहाँ से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। 2018 से हो सकता है पहले शुरू हो जाए। नवाज शरीफ साहब जब 2017 में नाहल हुए थे तो उस वक्त भी एक इल्ज़ाम ये था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि वो एक पॉलिटिकल थी, और ये फैसला साकिब निसार से जिन्होंने करवाया उन्होंने उसके मुंह से सच भी बुलवा देना कि ये फैसला किसने करवाया था। ये भी एक वक्त में कहानी खोलनी है। तो सर बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की नहीं होनी, बात अदलिया की भी होनी है। वो जो साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी नामी किरदार थे जिन्होंने इस मुल्क के वज़राए आज़म को, मुंतखब वज़राए आज़म को, जो अवाम के वोटों से मुंतखब हुए, उनके वोटों से मुंतखब होने वज़राए आज़म को, होने वाले वज़राए आज़म को किस तरह तौहीन के साथ निकाला अपने अदालती फैसलों के ज़रिए। वो अदालती फैसले जो आज भी लोग अपने जूते की नोक पर रखकर मुस्तरद करते हैं। मैंने बताया था कि नून लीग ने ब्लंडर किया था कि गिलानी की दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और जाकर इफ्तिखार चौधरी को कहा था कि जी इन्हें फ़र्क कर दो, और वो ब्लंडर किया था इमरान खान साहब ने कि वो सुप्रीम कोर्ट गए पैनामा की दरखास्तें लेके, सिराजुल हक का हाथ पकड़ के, और कहा कि जी इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को फारग कर दो। खुद वो खमियाजा भुगत चुकी हैं। तो मुल्क के वज़राए आज़म को तो अक्ल कोई नहीं आई। लेकिन ये जो जज साहिबान थे इनका एहतसाब किसने करना है? इफ्तिखार चौधरी को कौन पकड़ेगा जिसका बेटा अरसलान इफ्तिखार अरबों की करप्शन करके गया, और वो मलिक रियाज के साथ किस तरह से बैठकर वो ठेकों के ऊपर वो किक बैक्स लेता रहा, किस तरह उसने सरकारी ठेकों के अंदर करप्शन की। साकिब निसार डैम फंड का पैसा कहाँ पर लेकर गया किसी को पता है? इसकी इंक्वायरी अगर अदलिया ने नहीं ना करवानी सर, तो आने वाले फायज ईसा साहब करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी तुझे, सारा कुछ खुलना है। अल जिहाद ट्रस्ट का केस भी खुलना है जिसमें जजेस सीनियरिटी की बेस पर नहीं बल्कि जूनियर जजेस को लाकर सुप्रीम कोर्ट में बिठाया गया, और ये मामला फिर एक बार खुलना है
कि ये मामला यार ख़त्म होना चाहिए कि जो बंदा सीनियरिटी बेस पे आएगा वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को, उसके असूल को मद्देनज़र रख कर आएगा। ये चीज़ें खुलनी है, खैर किसी की नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं, वो सिविलियन है, वो अदालतों के अंदर हैं, सारे किरदार बेनकाब होंगे और सबका पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा था। मोबाइल उनके हाथ में है, डाटा उनके पास पड़ा हुआ है, किस किस के साथ वो राब्ते में थे सबको पता है। इमरान खान साहब अपनी खैर मनाएं। इन शॉर्ट, ये साल इमरान खान साहब की सियासत की तबाही का साल है। ये अगर आप मुझसे साइन करवा के नीचे लिखवाना चाहते हैं तो सर मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब की खैर कोई नहीं है। अगले इलेक्शनों में इमरान खान साहब का सफाया ऐसे होना है जिस तरह झाड़ू फिरता है ना, इसी तरह जिस तरह काफ लीग पैट्रियट बनी थी 2002 में। परवेज़ मुशर्रफ, जो डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ था, उसने काफ लीग पैट्रियट बनाई। 2002 में लोटों को भर्ती किया गया, काफ लीग में शामिल करवाया गया। वो तमाम लोटे, उमर अयूब, शेख वकास अकरम, उसके बाद गुलाम बीबी परवाना, ये जितने भी लोग थे जिनको काफ लीग में शामिल करवाया गया था, तो सर आज देख लें कि इमरान खान साहब की पार्टी काफ लीग, मुस्तकबिल की काफ लीग बन गई है, जिसको अब कोई घास नहीं डालता। या आप देखेंगे इसके नताइज और आने वाले इलेक्शंस में ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली वाज़ेह हो जाएंगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।